गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने इस पाठ में कल जो है अनुगमन वेग, विद्युत धारा, धात्विक चालकों में आवेशों का प्रवाह इस बारे में पढ़ाया था। तो आज देखिए वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं कि जब हम किसी चालक में, जैसे कोई चालक है, माना ये कोई तार ले रहा हूं मैं, तो जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर उस चालक में धारा प्रवाहित होती है। इस बात को हम कैसे समझेंगे? जैसे एक तार है, इस तार के सिरों के बीच हमने क्या कर दिया, इस बैटरी के द्वारा इस तार के सिरों के बीच हमने V विभवांतर उत्पन्न कर दिया इसके इन सिरों के बीच। तो ऐसा करने पे क्या होगा, इस तार में जो है धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, क्योंकि इस तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, आवेश वाहक, वो इस धन प्लेट की ओर आकर्षित होने लग जाएंगे, एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाएंगे, जिससे कि इस तार में धारा बहेगी। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि माना किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करने पे उसमें जो है धारा उत्पन्न हो गई, तो विभवांतर और धारा का जो ये अनुपात होता है इसको वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और इस कारण उसमें बहने वाली धारा का अनुपात उस चालक का प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये इसकी गणितीय परिभाषा है। अब इसकी भौतिक परिभाषा क्या है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर आरोपित करने पे जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में जो आवेश वाहक हैं, जैसे धातुओं में आवेश वाहक कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये यहाँ इस विभवांतर के कारण यहाँ जो है एक निश्चित दिशा में गतिमान हो जाते हैं। गति के दौरान ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये अन्य धनायनों से या परमाणुओं से टकराते रहते हैं, और ये जो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों और परमाणुओं से होने वाली जो टक्कर होती है, वो टक्कर इन आवेश वाहकों के प्रवाह में एक प्रकार की रुकावट पैदा करती है, और उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका भौतिक अर्थ क्या है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक में जो आवेश वाहक होते हैं, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये आवेश वाहक गति के दौरान अन्य धनायनों या परमाणुओं से टकराते हैं, और ये जो टक्कर होती हैं ये टक्कर उन आवेश वाहकों की गति में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है। उस अवरोध को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और ये गणितीय परिभाषा है कि किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और इस कारण उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध को हम किससे प्रकट करते हैं, आर से। प्रतिरोध को हम आर से प्रकट करते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है इंग्लिश में, रेजिस्टेंस, तो आर फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर आ गया कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध बराबर विभवांतर, उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर बटे उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा। और ये जो है विभवांतर और धारा का जो अनुपात है ये प्रतिरोध कहलाता है। इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है प्रतिरोध का मात्रक बराबर विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, बटे धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर ये प्रतिरोध का मात्रक है, पर इसका जो एसआई मात्रक है वो है ओम। इसके एसआई मात्रक को क्या माना गया है, ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, और सूत्र के आधार पर प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, इस सूत्र के आधार पर इसका एक मात्रक क्या आ गया, वोल्ट प्रति एम्पियर।
तो ओम और वोल्ट प्रति एम्पियर में क्या संबंध है कि 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, और 1 ओम की परिभाषा क्या है कि किसी चालक के सिरों के बीच यदि हम 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, कि 1 ओम किसी चालक का वह प्रतिरोध है जो कि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होने पर उसमें यदि 1 एम्पियर की धारा बहती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 एम्पियर के 1 ओम कहलाता है। ओम से बड़े मात्रक हैं जैसे किलो ओम, तो 1 किलो ओम, हाँ ओम का जो ओम, ये इसका जो प्रतीक है वो ये है, ये ओम का प्रतीक है। इसको ग्रीक अक्षर है और इसको वैसे ओमेगा कहते हैं, कैपिटल ओमेगा है इसका नाम, पर यहां पर हम इसको ओम कह देंगे। ठीक है, ओम किस लिए कहा गया है क्योंकि ओम जो है वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने जो है प्रतिरोध के बारे में एक नियम दिया है, विभवांतर धारा का अध्ययन करके इनके बीच एक संबंध स्थापित किया, तब एक नियम दिया, उस नियम को ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने प्रतिरोध के क्षेत्र में काम किया है ओम ने, इसलिए जो है ओम को के सम्मान में, जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में जो है प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम लिया गया है, और ओम का इस चिन्ह को हम क्या पढ़ देते हैं यहाँ पे, ओम। ठीक है, तो ओम से बड़े मात्रक हैं किलो ओम, ये हो गया किलो ओम का प्रतीक 1 के ओम। तो 1 किलो ओम में 10⁻³ ओम होते हैं, और 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम इसमें जो है 10⁻6 ओम होते हैं। छोटे मात्रक हैं माइक्रोन ओम, तो 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम, या 1 मिली ओम बराबर होता है 10⁻³ ओम। ठीक है, तो ये कुछ बड़े मात्रक लिए हमने और कुछ हमने यहाँ पे ओम से छोटे मात्रक लिए। अदिश राशि है प्रतिरोध, और इसकी जो विमा है वो क्या होगी, तो इसकी विमा होगी देखिए इसकी विमा क्या होगी, तो प्रतिरोध की विमा डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, कि विभवांतर की विमा, तो विभवांतर की विमा हो जाएगी ये विभवांतर की विमा बटे धारा की विमा। तो विभवांतर की विमा क्या हो गई, विभवांतर की विमा कैसे निकालेंगे, हम विभवांतर का सूत्र जानते हैं, विभवांतर को शो करते हैं V से, तो V बराबर होता है W/Q। तो विभवांतर के स्थान में क्या लिख देंगे, W/Q की विमा बटे धारा I की विमा, धारा को हम I मान रहे हैं माना। अब यहां पर तो इसमें जो है ये W कार्य है, Q जो है इसमें आवेश है, ये वर्क हो गया, ये चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, करंट हो गया। तो इनकी विमा हम निकालेंगे। तो यहां पर देखिए प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध की विमा बराबर हो जाएगा W की विमा, इसको हम जरा सॉल्व करें, W/Q, Q यहां नीचे आ जाएगा, तो Q × I की विमा,
अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध की विमा बराबर W की विमा, यानी W मतलब कार्य, तो कार्य की विमा क्या होती है, ml² T की पावर -2 बटे Q आवेश, तो आवेश की विमा होती है, हम जानते हैं Q = I × T, तो आवेश की विमा बराबर धारा की विमा इंटू समय की विमा, T समय, तो धारा की विमा क्या होती है A, समय की विमा क्या होती है T, तो आवेश की विमा क्या है AT, तो यहां पर Q की विमा आ जाएगी A × T इंटू I की विमा क्या होगी, I मतलब धारा, तो धारा की विमा होती है A, तो ये आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आ गया ml² T की पावर -3 A की पावर -2, ये ml² और ये T यहां पर जाके T की पावर -3 और A की पावर -2, A × A हो गया, ऊपर जाके A की पावर -2 हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है प्रतिरोध की विमा ज्ञात कर ली कि प्रतिरोध की विमा क्या होती है, ml² T की पावर -3 A की पावर -2। अब देखिए इसमें हमने प्रतिरोध का मात्रक देखा, क्या ओम, विमा आ गई, अदिश राशि है। इसी प्रकार से एक राशि और है इसमें, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये क्या है, तो वैद्युत चालकता जो है, किसे कहते हैं वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कि विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है। तो वैद्युत चालकता बराबर हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा कि चालकता कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्रतिरोध, ठीक है। चालकता को अगर हम C से प्रकट करें तो कंडक्टेंस C = 1/R, ठीक है। तो वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध के, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम, या किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हम C = 1/R या C = 1/R से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक आता है चालकता का मात्रक बराबर हो जाएगा 1 / प्रतिरोध का मात्रक। 1 / प्रतिरोध का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो चालकता का मात्रक आ गया ओम इनवर्स, और इसी को कई बार हम मोह भी लिख देते हैं, MHO, ठीक है। तो ये इसको याद करने का तरीका है, जो ओम की स्पेलिंग है, ओम को इंग्लिश में हम लिखते हैं OHM, ये तो ओम की ला गया OHM, तो इसको उल्टे में पढ़ लीजिए MHO, तो MHO ये किसका मात्रक हो गया, चालकता का, क्योंकि चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, इसीलिए जो इसका मात्रक होगा वो भी प्रतिरोध के मात्रक के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम का जो व्युत्क्रम होगा यानी ओम इनवर्स, वही क्या होगा, चालकता का मात्रक होगा। और इसी को हमने क्या लिख दिया, ओम इनवर्स को याद करने का तरीका हमने रखा कि जो OHM है, OHM को उल्टे तरीके से पढ़िए MHO, तो MHO यानी मोह, ये भी क्या है, ये भी चालकता का मात्रक है। और इसी को हम, इसका एक मात्रक साइमन भी है, तो चालकता के मात्रक होगी ओम इनवर्स, मोह और साइमन। साइमन भी जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर है, साइमन नाम आ रहा है उनके पूरे नाम में एक शब्द साइमन है, तो इसलिए साइमन भी क्या है, चालकता का मात्रक लिया गया है। अब जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे
कि ओम का नियम। ओम का नियम, इसमें देखिए ओम के नियम में माना ये कोई तार है जिसमें हमने ऐसा कर रखा है, तो ये जो ये ऐसा आ रहा है ये चिन्ह, ये जो है इस तार के प्रतिरोध को प्रकट करता है। ठीक है, प्रतिरोध को हम इससे दर्शाते हैं। ये ऊपर नीचे ये इस बात को शो कर रहा है कि आवेशों के प्रवाह में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, और इस रुकावट को हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो माना किसी चालक का प्रतिरोध R है, इस चालक के सिरों के बीच हमने जो है V विभवांतर आरोपित कर दिया, और इस चालक में बहने वाली जो धारा है वो है I। तो जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के बीच जो संबंध है उसको एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया, और उस नियम को ओम का नियम कहते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के बीच जो संबंध होता है उसको एक नियम के रूप में प्रकट किया, और वो नियम ओम का नियम कहलाता है। और वो नियम क्या है, उन्होंने ये कहा इसमें कि यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियां अपरिवर्तित रहें, तो भौतिक स्थितियों से मतलब क्या है कि जैसे चालक का तापमान परिवर्तित न किया जाए, या उसकी लंबाई या क्षेत्रफल या दाब आयतन इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो भौतिक स्थितियों में यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियों को अपरिवर्तित रखा जाए, भौतिक स्थितियों को अपरिवर्तित रखने पर उस चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि माना ये कोई तार है या ये कोई परिपथ है, इस परिपथ की भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हम, यानी यहाँ पर जो तापमान है उसको हम स्थिर रख रहे हैं, या यहाँ पर हम दाब स्थिर रख रहे हैं, या यहाँ पर आयतन हम स्थिर रख रहे हैं। तो उस स्थिति में यदि भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो माना यहाँ पर विभवांतर है V, और किसी क्षण यहाँ पर V विभवांतर लगाया गया, और उस क्षण यहाँ बहने वाली धारा कितनी थी I, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये जो है ओम के नियमानुसार यहाँ पे आ गया। तो ओम का नियम क्या है हमारा कि किसी चालक की भौतिक स्थितियों में यदि कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं, और इससे ये आता है कि विभवांतर इज प्रोपोर्शनल टू धारा, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ से आ गया, ये बराबर करेंगे, यहाँ पर एक नियतांक आता है उसको हम R से प्रकट करते हैं, तो V इक्वल टू R इंटू I। तो ये R बराबर आ गया V अपॉन I। ठीक है, तो ये R जो है ये क्या है, ये यहाँ पर एक नियतांक है, और इस नियतांक को हम नाम देते हैं चालक का प्रतिरोध या पदार्थ का प्रतिरोध।
चालक का प्रतिरोध। तो अब हमारे पास ये नियम आ गया, ओम के नियम का एक सूत्र रूप आ गया इसका कि V इक्वल टू आई इंटू आर। यहां V क्या है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, I क्या है, इसमें बहने वाली धारा, R क्या है, इस चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब चालक में धारा जब बहती है तो चालक में जो आवेश वाहक होते हैं उनके वे जो हैं अन्य परमाणुओं या आयनों से टकराते हैं और ये टक्कर जो है उन आवेश वाहकों की गति में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है। उसी अवरोध को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ये भौतिक परिभाषा थी आर की, और ये सूत्र आ गया V इक्वल टू आई आर। तो इसको हम ओम के नियम का सूत्र कहते हैं। इसमें जो है यदि हम V और I के बीच एक ग्राफ खींचें, क्योंकि हमने पहले कहा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो इसमें यदि हम V और I के बीच ग्राफ खींचें तो यहां पर एक ग्राफ इस प्रकार का आता है। यदि हम एक्स एक्सिस पे क्या ले लें, विभवांतर ले लें, और वाई एक्सिस पे क्या ले लें, धारा ले लें, तो ओम के नियमानुसार जो है V और I के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में यहां पे आता है। ये सरल रेखा आएगी, और ये सरल रेखा क्या प्रकट कर रही है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, या ये लिख सकते हैं हम V इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये जो सरल रेखा होगी ये मूल बिंदु से जाएगी। तो ओम के नियम के अनुसार यदि हम V और I के बीच, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें तो विभवांतर धारा के बीच जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा के रूप में आता है। ये सरल रेखा हमेशा मूल बिंदु से जाती है, और इसमें जो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध जो है किस बात पे निर्भर करता है, तो ये जो प्रतिरोध है इसमें नियतांक था ये। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पे निर्भर करता है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तापमान पे निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, या भौतिक स्थितियों में निर्भर करता है। ठीक है, अब हम यहां पर एक चीज पढ़ चुके थे कि V इक्वल टू आई आर में क्या है कि भले ही V चेंज हो जाए, I चेंज हो जाए, पर R का मान क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। यदि चालक की भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन न किया जाए तो V अपॉन आई, R इक्वल टू क्या रहा है, V अपॉन आई। ये V अपॉन आई का मान हमेशा क्या आता है, अचर आता है। जब तक कि चालक की भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का जो प्रतिरोध होता है इसका मान क्या आता है, अचर आता है। भले ही चालक के सिरों के बीच कितना भी विभवांतर लगाया जाए या उसमें कितनी भी धारा बह रही हो, हर समय जो V और I का जो अनुपात आता है वो क्या आता है, नियतांक आता है। अब जो है यहाँ पे हम इस नियम की स्थापना कर रहे हैं कि ओम के नियम का जो है निगमन वो कैसे करेंगे। इसको हम ओम के नियम का निगमन जो है हम अनुगमन वेग के आधार पर करेंगे। तो अनुगमन वेग में हमने पढ़ा था कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाया जाता है तो उस चालक में जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या माना, E है। चालक की लंबाई माना क्या है, L है। तो तब यहां पर हमने पढ़ा था कि E बराबर V अपॉन L, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बट्टे लंबाई। तो विभवांतर लगाने पे इस चालक में जो आवेश वाहक होते हैं जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है दो क्रमागत टक्करों के बीच एक नियत वेग प्राप्त करते हैं। उस नियत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो मानव चालक का जो अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या है, Vd है। ये अनुगमन वेग है चालक का। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग क्या है, Vd है। चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ गया, V अपॉन L आ गया। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाती है। तो वो जो वैद्युत बल होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्वारा यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, तो वैद्युत बल वो आ जाएगा F बराबर
Q इंटू ई, तो Q के स्थान पे क्या रख देंगे हम, E इंटू कैपिटल E, ये आ गया। तो ये क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र E के द्वारा चालक में बहने वाले आवेश वाहकों पर यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो F बराबर E इंटू कैपिटल E, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहां पर हम E के स्थान पे इसको रख देते हैं V अपॉन L को, यह आ गया। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि माना यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है m, तो F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, कि वैद्युत क्षेत्र E ने इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगाया, F लगाया। इस F बल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन की गति में जो है त्वरण उत्पन्न हो गया। तो वो त्वरण कितना हुआ, माना a आया, तो F बराबर क्या हो जाएगा वहां पे m इंटू ए। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, a क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F के स्थान पे m इंटू ए। इससे जो है F के स्थान पे हम क्या रख देंगे, m इंटू ए रख देंगे, यह आ जाएगा m इंटू ए बराबर E V अपॉन L। तो अब यहां से हम यहां पर हम त्वरण A का सूत्र निकाल सकते हैं। त्वरण A बराबर आ गया E इंटू कैपिटल V अपॉन m इंटू L। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण आ गया ये। अब इसके बाद देखिए कि जब चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं लगाया था, तो उस समय जो है इलेक्ट्रॉन का जो वहां पर अनुगमन वेग था, जब कोई विभवांतर नहीं लगाया तो इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग रहा होगा वो वहां पर क्या था, शून्य था। तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, विभवांतर लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक अनुगमन वेग था वो क्या था, शून्य। और विभवांतर भी लगाने पे इलेक्ट्रॉन का वेग जो है दो क्रमागत टक्करों के बीच क्या हो गया Vd। इसको हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग। तो विभवांतर भी लगाने पे इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त नियत वेग Vd, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग। तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य, जबकि कोई विभवांतर आरोपित नहीं किया था, तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक अनुगमन वेग शून्य। और विभवांतर भी लगाने पे दो क्रमागत टक्करों के बीच जो नियत औसत वेग प्राप्त किया इलेक्ट्रॉन ने वह है Vd। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग V। तो हम जो है यहां पर गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे कि सूत्र V इक्वल टू U प्लस AT से। तो यहां पर V के स्थान पे क्या आ जाएगा, Vd, U के स्थान पे 0, A के स्थान पे ये वाला सूत्र आ जाएगा समीकरण नंबर 3 से, E V अपॉन ml। और T कौन सा टाइम है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समय। इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समय, वो समय कहलाता है श्रांति काल, रिलैक्सेशन पीरियड। उस T को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं टाउ से। तो यहाँ पे Vd बराबर आ गया E V टाउ अपॉन m इंटू L। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन का अनियमित गति का औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए उसको हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अनियमित गति का औसत वेग शून्य होता है। हम यहाँ पर सिर्फ विभवांतर के कारण जो प्रारंभिक अनुगमन वेग होगा विभवांतर लगने से पहले और विभवांतर लगने के बाद जो अंतिम अनुगमन वेग है, हम उसको यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। अब जो है ये हमारे पास आ गया अनुगमन वेग Vd बराबर स्मॉल ई V टाउ अपॉन ml। अब इसका हम उपयोग करेंगे कहां पे, हमने जो है इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि धारा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो उस संबंध का हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, NeAVd। ये है जहां N क्या था, तार में एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो था N यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व। E क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। A क्या था, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल।
और वीडी क्या था, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। आई क्या था, तार में बहने वाली धारा या चालक में बहने वाली धारा। तो ये वीडी जो आया हुआ है, इस वीडी का मान हम यहाँ समीकरण नंबर 4 से यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण नंबर 4 से वीडी का मान इस समीकरण नंबर 5 में रखने पर, तो रखिए 4 से 5 में, तो समीकरण 4 व 5 से ये मान यहां पर रखिए। तो ये हो जाएगा धारा I बराबर एन ई ए, वीडी की जगह रखिए ई कैपिटल वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। अब जो है हमारे पास आ गया ये वाला सूत्र। तो इसमें क्या कीजिए, दोनों तरफ v से भाग दीजिए। v मतलब विभवांतर कैपिटल V से। I अपॉन वी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास I अपॉन वी। तो यहां तो I अपॉन वी है, तो यहां ये v अपॉन वी करेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा एन ई ए, एन ई इंटू ई, एन ई स्क्वायर हो गया, ए टाउ अपॉन एम इंटू एल, ये आ गया। अब जो है इसको उल्टा कीजिए, व्युत्क्रम कीजिए इसका, तो ये आ गया v अपॉन आई। तो v अपॉन आई इक्वल टू आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आ गया। तो इसमें v अपॉन आई क्या है, v मतलब विभवांतर, I मतलब धारा। तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम नाम देते हैं प्रतिरोध। तो यहां पर ये v अपॉन आई जो आया, हम इसको अगली लाइन में क्या लिख देंगे, ये क्या है, प्रतिरोध है। तो क्योंकि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, v अपॉन आई होता है। v अपॉन आई का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 6 में। तो v अपॉन आई का मान यहां से हम यहां रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा प्रतिरोध का एक सूत्र कि प्रतिरोध R बराबर v अपॉन आई का मान यहां से यहां रखिए। तो प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, ये v अपॉन आई जो है, ये जो आया था R बराबर v अपॉन आई, v अपॉन आई का मान हमने यहां से यहां रख दिया। ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये है जो ये हमारा ये प्रतिरोध का हमारे पास सूत्र आ गया। इसमें देखिए m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये अचर रहता है। l क्या है, चालक की लंबाई, माने तार है। तो यदि भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसका अर्थ है कि लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होना, यानी लंबाई अचर रहे। l कांस्टेंट हो गया। a अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, भौतिक स्थितियों में परिवर्तन नहीं करने का मतलब ये भी है कि एक क्या है, अचर है। क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो यहां पर क्या आ गया, द्रव्यमान अचर हो गया, लंबाई अचर हो गया, क्षेत्रफल अचर हो गया। n इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये क्या है, यदि भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो तापमान में कोई चेंज नहीं होगा। तापमान में कोई चेंज नहीं होने पे n और टाउ ये दोनों भी क्या रहेंगे, ये भी अचर रहेंगे। और तब यहां पे जो है E, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये अचर रहता है। क्षेत्रफल A क्या है, क्षेत्रफल ये अचर रहता है। तो भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन न करने पर ये सभी राशियां ये क्या हैं, अचर हैं। इसका अर्थ है कि ये जो अनुपात आया, ये अनुपात क्या है, अचर है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि R क्या है, एक अचर राशि है। पर कब, कि भौतिक स्थितियों में परिवर्तन न करने पर, भौतिक स्थितियों में परिवर्तन न करने पर, किसी सर्किट या किसी वायर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज न करने पर, भौतिक स्थितियों में परिवर्तन न करने पर ये जो क्या क्या चेंज नहीं होगा, एल ए एन टाउ, ये क्या रहेंगे, ये अचर रहेंगे।
और n तो वैसे भी अचर है, e वैसे भी अचर है, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अचर रहेगा, e इलेक्ट्रॉन का आवेश भी क्या रहेगा, अचर रहेगा। तो उसका अर्थ है कि L, N, A, टाउ ये सब क्या रहेंगे, अचर रहेंगे भौतिक स्थितियां परिवर्तित ना होने पर। और ऐसी स्थिति में तब जो है ये R क्या हो जाएगा, इस R का मान क्या आएगा, अचर आएगा, एक नियतांक आएगा। ठीक है, यानी किसी चालक की भौतिक स्थितियों में यदि कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या रहता है, नियतांक रहता है। ठीक है, और हमने इसका सूत्र पढ़ा था R इक्वल टू V अपॉन आई। तो यानी R अचर होगा तो V अपॉन आई भी क्या होगा, ये भी अचर होगा। तो हम ओम के नियम के यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, नियतांक होता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो ये ओम का नियम है ये धात्विक चालकों के लिए ही क्या है, सत्य है। और यदि भौतिक स्थितियों में परिवर्तन हो गया तो तब ये प्रतिरोध अचर नहीं रहेगा, तब ये परिवर्तित हो जाएगा। जैसे तापमान बढ़ने पे धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान घटने पे प्रतिरोध धातुओं का घटता है, तापमान बढ़ने पे मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान घटने पे मिश्र धातुओं का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, और इसको हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। और तापमान बढ़ने पे जो अर्धचालक होते हैं तो अर्धचालकों का तापमान बढ़ने पे उनका प्रतिरोध घटता है, अर्थात अर्धचालकों में क्या व्यवहार होता है, धातु और मिश्र धातु की तुलना में उल्टा व्यवहार होता है। धातु और मिश्र धातु में तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ रहा था। प्रतिरोध बढ़ने का अर्थ है कि वहां धारा प्रवाहित करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। ठीक है, आवेश वाहकों को प्रवाहित होने में बार बार टकराना पड़ेगा, इससे धारा क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पे बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ने पे घटता है। ठीक, क्योंकि वहां पर अर्धचालकों में तापमान बढ़ने पे क्या होता है, बहुत ज्यादा संख्या में सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, और जिससे कि वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। और अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पे घटता है। और वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ने पे घटता है। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ने पे वैद्युत अपघट्य की जो श्यानता है वो कम हो जाती है। श्यानता कम होने से वहां पर जो धन और ऋण आयन है उनके प्रवाह में सुगमता होती है, आसानी होती है, इसलिए वहां धारा का मान बढ़ जाता है। तो वैद्युत अपघट्य में धारा बढ़ाने पर वहां पर प्रतिरोध घट जाता है। तो आज हमने यहाँ पे ओम के नियम के बारे में पढ़ा और ओम के नियम के सूत्र की स्थापना की। और ऐसे प्रतिरोध, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमीय परिपथ। और जैसे धात्विक चालकों से बने हुए परिपथ वो क्या है, ओमीय परिपथ है। उनमें V और I के बीच जो है एक सरल रेखा प्राप्त होती है ग्राफ में। और ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम जो है अनओमीय परिपथ कहते हैं, और ऐसे पदार्थों को अनओमीय पदार्थ कहते हैं। तो अनओमीय परिपथ कौन है, अनओमीय परिपथ, तो अनओमीय परिपथ में या अनओमीय पदार्थ कौन है, जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च का बल्ब, या डायोड, ट्रांजिस्टर, के जो परिपथ होते हैं वो क्या है, अनओमीय परिपथ हैं। क्योंकि डायोड, ट्रांजिस्टर, टॉर्च का बल्ब ये जो हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे हम डायोड में अगर हम V और I के बीच ग्राफ देखें, डायोड के लिए V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से आता है, ये वाला। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में नहीं है, वक्र के रूप में है, तो हम यहाँ पर एक क्या देंगे कि यहाँ पर V जो है, धारा जो है, विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये रेखीय रूप में नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो डायोड और ट्रांजिस्टर जो हैं ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनके लिए जो परिपथ आता है वो अनओमीय परिपथ कहलाएगा। इसमें V और I के बीच जो ग्राफ होता है वो वक्र के रूप में प्राप्त होता है। थैंक यू।